तो गाइस क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 10 की तरफ, जहां हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या कहता है, ये होता क्या है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। है बहुत आसान सा टॉपिक, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। टॉपिक का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या, डाई का मतलब क्या, दो होता है ना, पोल का मतलब क्या, चार्जेस ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो इंड हुआ। मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो इंड हुआ। यहाँ पर भी डाइपोल का मतलब होगा दो इंड। जैसे ये होता क्या, सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज यहाँ पर और एक चार्ज यहाँ पर, दोनों चार्ज कितना कितना है, तो ये वाला है -q और ये वाला मान लीजिए है +q। ठीक है, देन दिस विल बी कॉल्ड अ डाइपोल। इसको क्या कहेंगे आप, इसको आप डाइपोल कहेंगे। डाइपोल का मतलब अगेन सुनिए क्या होता है। अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, ठीक है, दो चार्जेस हैं इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट दोनों, क्यों, एक प्लस में एक माइनस में, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है ना, वो बहुत छोटा सा है। कहने का मतलब ये कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये बहुत छोटा है। इसको डिनोट करते हैं 2a से। डिनोट कैसे करते हैं, 2a से करते हैं, और ये बहुत छोटा होता है। जैसे एग्जांपल में समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर और एक प्रोटॉन है यहाँ पर, इन दोनों को मैं ऐसे रख दिया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम, लेकिन साइन अपोजिट। इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव में, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव में, लेकिन चार्ज सेम। और दोनों को बहुत ही छोटे से डिस्टेंस पे हम रख दिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा। तब इन दोनों को अगर कंबाइन रूप में आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। दोनों को कंबाइन रूप में बोलना है एक वर्ड में, तो क्या बोलिएगा, डाइपोल बोलिएगा। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना पड़े तो कैसे लिखिएगा, इफ टू चार्जेस are two charges having equal magnitude but opposite sign, are kept at a very short distance from each other, then they can be called electric dipole. They can be called electric dipole. उनको आपस में क्या कहिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहिएगा, एक वर्ड में अगर कहना हो तब। मतलब कि इन दोनों को अलग अलग चार्ज ना मान के एक ही बॉडी मानिए तब। दोनों को अलग अलग चार्ज ना मान के, जैसे ये तो सिंगल एक चार्ज, ये सिंगल एक चार्ज, लेकिन दोनों को कंबाइन रूप से एक बॉडी बोले तो क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे। जैसे एक लड़का अलग, एक लड़की अलग, दोनों को मिला के बोलिए, कपल बोलते हो ना, बस वही चीज़ है। दोनों को साथ में बोलेंगे तो डाइपोल बोलेंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हर एक डाइपोल को क्या करते हैं आप, हर एक डाइपोल को आप एक चीज से नापते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, क्या होता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसको नापती है, तो डाइपोल के स्ट्रेंथ को नापती है। स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि डाइपोल की ताकत कितनी है, डाइपोल कौन सा डाइपोल स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा डाइपोल वीक होगा, वो कैसे बताइएगा, वो डाइपोल मोमेंट से बताइएगा। जिसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है वो आप डाइपोल आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसकी डाइपोल मोमेंट कम है वो आपका कम वीक हुआ। तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो कि क्या बताती है,
जो कि डाइपोल का स्ट्रेंथ बताती है, उसकी ताकत बताती है। ठीक है ना, ये वेक्टर है या स्केलर है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिफाइन करना पड़े तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which determines the strength of a dipole, strength of a dipole। किसी भी डाइपोल की ताकत को कौन बताएगा? तो डाइपोल मोमेंट बताएगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P, याद रखिएगा, एंड P इज इक्वल टू, ये जो P है आपका, दैट P इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज and the distance of separation, the distance of separation between the charges, between the charges। तो अगर P को यहाँ से लिखना पड़े तो P को कैसे लिखिएगा? आप P को कुछ ऐसे लिखिएगा कि P क्या मैंने बोला, ये प्रोडक्ट है किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो वो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा ना, Q हो जाएगा। और साथ में प्रोडक्ट किसके करना है? तो साथ में मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यही हुआ ना, 2a, Q इंटू 2a, दिस इज कॉल्ड P। इसी को कहते हैं आप डाइपोल मोमेंट। अब जाहिर सी बात है, जिसका चार्ज ज़्यादा हुआ या जिसका डिस्टेंस कम हुआ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल होगा। ठीक है, अगर इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो P वेक्टर शुड बी इक्वल टू, Q तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, Q तो वैसे ही लिखा जाएगा 2 इंटू A वेक्टर। दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट इन अ वेक्टर फॉर्म, दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। अगेन एक चीज़ और, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक दिशा भी होना चाहिए, राइट, इसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो देखिए डायरेक्शन कहाँ होता है? हमेशा -Q से +Q की तरफ। ये हमेशा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये याद रखिएगा। ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू द पॉजिटिव चार्ज, टू द पॉजिटिव चार्ज। ना इतनी बात हो सकती है, ये समझ में आ गई होगी अब तक। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम ये कहा कि इस पूरे डाइपोल को आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं, राइट। ठीक है, तो अगर इसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह मान सकते हैं तो इस डाइपोल का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। जैसे आप पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, 1/4πε0 Q/r²। तो सिमिलरली इस डाइपोल का भी एक फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, किसका निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ेंगे ना, वो अलग अलग फॉर्म में पढ़ेंगे, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आइए अब देखते हैं कि आखिर कौन से पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी डाइपोल के लिए। तो गाइस आइए देखते हैं कि एक्सियल पॉइंट क्या होता है और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे डाइपोल के वजह से। टॉपिक का नाम दे दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट को ना कभी कभी एंड ऑन पॉइंट भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन या एंड ऑन पॉइंट जो बोले। तो ये कैसे निकलेगा आखिर, एक्सियल पॉइंट होता है क्या है? तो एक काम करते हैं, पहले एक डाइपोल को ड्रॉ कर लेते हैं।
तो सपोज कीजिए कि ये मेरा एक डाइपोल है, कुछ ऐसा है ना, ये मेरा मान लीजिए कि माइनस क्यू चार्ज और ये वाला मेरा प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो 2a है, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरा मान लीजिए कि सेंटर है और ये अगर सेंटर हुआ तो यहाँ से लेके ये a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा, तब ना ये मिलके 2a बना। ठीक, नाउ व्हाट इज एक्सिस एंड व्हाट इज एक्सियल पॉइंट, लेट मी क्लियरिफाई। तो एक्सिस होता है ये जो लाइन होता है ना, ये एक्सिस कहलाता है, जो दोनों सेंटर से पास करेगा। तो एक्सियल लाइन क्या, ये जो होगा ये एक्सियल लाइन कहलाया, ये वाला ऐसा, इधर भी इधर भी, दिस इज कॉल्ड एक्सियल लाइन। और इसी के ऊपर कहीं पे एक पॉइंट है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट का नाम है ए। हमको क्या करना है, तो ए पॉइंट पर निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इस पूरे डाइपोल के वजह से। और उस ए पॉइंट को रखा कहाँ है, तो सेंटर से मान लीजिए कि आर दूरी पर, सेंटर से मान के चलिए कि आर दूरी पर उसको मैंने रखा है। तो इसको लिख लिया जाए, कंसीडर आ या एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ चार्जेस plus minus q and the distance between them is how much, तो 2a है ना, 2a। ठीक, we have to find the electric field at a point A which is r distance from the center of the dipole, center of the dipole, डाइपोल के सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये लिखा गया तामझाम, इस तामझाम को मिटा दिया जाए, बोर्ड ऐसे भी छोटा है मेरा। तो अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस ए पॉइंट पर होगा ना, वो अभी दो ठो होगा। देखो, अगर ए पॉइंट की हम बात करें तो वहां दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। देखो, एक तो इस चार्ज की वजह से होगा यहाँ पर, और एक इस चार्ज की वजह से होगा यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे ना ए पॉइंट पर, वो दो, एक बार माइनस क्यू के वजह से निकालेंगे। तो अगर माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मॉड में लेते हैं क्यू को और डिवाइड करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के स्क्वायर की। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना, ए है ना, ए, और ये कितना, आर। तो इसको अगर हम r प्लस ए का होल स्क्वायर लिख दे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिशा क्या होगा इसका, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते थे हम, यहाँ 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करेंगे, राइट, वही तरीका है ना। अगर 1 कूलम का चार्ज इमेजिन करेंगे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर माइनस क्यू के वजह से दिशा कहाँ, अंदर की तरफ। अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालो प्लस क्यू के वजह से, तो क्या फॉर्मूला देखो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ मॉड में रखोगे क्यू को और डिवाइड किससे, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये कितना है, तो देखो ये पूरा r है, ये a है, तो ये कितना बचा, r माइनस ए बचा। इसको r माइनस ए का होल स्क्वायर कह दो, तो कोई दिक्कत नहीं। दिशा, दिशा देखो, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये रिपेल करेगा ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर किसके वजह से, प्लस क्यू के वजह से, है कि नहीं, ऐसे ही होगा ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो चाहिए हमको तो ए पॉइंट पर चाहिए सबके वजह से ना, पूरे के वजह से। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट ए
उसको क्या बोलोगे? तो उसको बोलोगे ई ए वेक्टर। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लग रहा है सबको वेक्टर सम कर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे प्लस क्यू के वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर माइनस क्यू के वजह से, दोनों का वेक्टर। अब वेक्टर सम यहाँ देखो क्या होगा। तो वेक्टर सम का तरीका तो आपको पता ही है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पर कॉस देखो है कितना, तो यहाँ भी ये 180 है ना। ऐसे अगर 180 है तो स्पेशल केस याद करो ना, उतना ताम झाम में क्यों पढ़ना। स्पेशल केस याद करो। स्पेशल केस ये था कि अगर 180 रहेगा तो दोनों को सीधा सीधा घटा दो, वेक्टर सम की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा ए जो आपका होगा वो सीधा कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ई ए प्लस क्यू वाले में से घटा दो ई ए माइनस क्यू वाले को। सिंपल। हाँ, एक सवाल यहाँ पर आ सकता है कि इसी से इसको काहे घटा रहे, इसको इससे काहे नहीं घटा रहे, ऐसा उल्टा। इसका जवाब यहाँ है, देखो ये प्लस क्यू वाला जो है ना वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है और माइनस क्यू वाला ये लगा रहा है। प्लस क्यू वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना वो स्ट्रांग होगा। पूछो काहे? कि डिस्टेंस बहुत कम है। डिस्टेंस कम है तो ये स्ट्रांग होगा, और यहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वीक होगा। अब ये स्ट्रांग है मतलब बड़ा है, ये वीक है मतलब छोटा है, तो बड़े में से छोटा घटाओ ऐसे। चलो कितना आ रहा है? तो यहाँ से अगर ई ए की वैल्यू हम निकालें तो देखो ई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ई ए की वैल्यू, इसमें से इसको घटाना है, इसकी वैल्यू क्या करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखो ये दोनों में, इसमें भी और इसमें भी है ना। यहाँ क्या बचा? तो यहाँ बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन, यहाँ बचा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ई ए की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अपनी जगह पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। चेंज ऐसे कर रहे हैं ना, एलसीएम ले लो पहले। तो ये हो जाएगा r माइनस ए का होल स्क्वायर r प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर निकाले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर रखा हुआ है, क्यू को भी बाहर रखा हुआ है। देखो क्या कर रहे हैं, r माइनस ए 2 बार लिखा हुआ है, r प्लस ए भी 2 बार लिखा हुआ है। तो उसको हम ऐसे अगर लिख दें तो क्या दिक्कत है? कुछ ऐसे देख लो, r माइनस ए 2 बार करना था कर दिया, r प्लस ए भी 2 बार करना था कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर में क्या आया है? तो ऊपर में आया है r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस साइन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितना आ गया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा? ध्यान से देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये है a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट? 2 बार है ना। तो a माइनस बी ए प्लस बी शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट। a प्लस बी ए माइनस बी शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ देखो तो ज़रा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माइनस साइन जब इंटर करवाओगे ना तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस बन जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2ar प्लस 2ar तो 4ar, सीधा सीधा। इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर कितना निकल करके आया? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, नीचे में काम करो ना, इसको 2 बार क्यों लिखना? r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो, और ऊपर क्या करो ना, q है ना अंदर, यहाँ पर इस q को अंदर घुसा दो और उस 4a को सेपरेट कर दो। तो q इंटू 2a को हम अलग कर दिया और 2r को अलग कर दिया, क्या दिक्कत है? देखो तो ज़रा, इस q को अंदर घुसाया है और एक 2 यहाँ से बाहर निकाल दिया, वो 2 को r के साथ रख दिया। देखो फ़ायदा क्या है इसका? इसका फ़ायदा ये है ना बाबू कि यहाँ जो ये टर्म दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये टर्म जो हमारा है वो हम बता चुके हैं किसके बराबर है? q के बराबर, याद करो। तो ये तुम्हारा ई ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस टर्म की जगह पर लिख दो p।
तो अगर इसको P लिखोगे, इस 2 को यहाँ कर दो 2 इंटू पी इंटू आर, और नीचे बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका आता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पॉइंट पर अगर वो एक्सियल पॉइंट है तब। अगर आपका वो पॉइंट एक्सियल पॉइंट है तब फॉर्मूला आएगा 1/4πε0 2pr/r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ लेते हैं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ लें हम तो देखो क्या होगा। एक स्टेप आगे बढ़ लें। अब देखो होगा क्या, तो यहां पर R और A में एक रिलेशन देखो क्या है। अगर एक स्पेशल केस हम लेते हैं, यहाँ पर स्पेशल केस कौन सा है, तो इफ मेरा R जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है A से। देखो जनरली क्या होता है ना कि डाइपोल बहुत छोटा होता है, कुछ ऐसा छोटा सा डाइपोल है ना, ये मान लो माइनस क्यू है, ये मान लो प्लस क्यू है, इस तरीके से। ठीक है, यही सेंटर हुआ जहाँ हम पकड़े हुए सेंटर, और यहाँ से R बहुत दूर होता है। सपोज करो कि ये थाना पे रखा हुआ है ऐसे, तो R कितना दूर होगा, R होगा यहाँ से ब्लॉक के तक, थाना से ब्लॉक R सोचो बहुत बड़ा, लेकिन A तो बहुत छोटा। तो उस केस में तुम A को इग्नोर कर दो। सो इन दैट केस A कैन बी इग्नोर्ड। तो अगर A को इग्नोर कर रहे हैं तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लगभग हम आर स्क्वायर ही लिख दें, A को इग्नोर कर दो, छोड़ दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बन जाएगी, तो बन जाएगी 1/4π ε0 2 इंटू पी इंटू आर, और नीचे में देखो आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आर का पावर 4 बना, और आर का पावर 4 अगर वहां बना है तो एक आर ऊपर भी तो है भैया, आर का क्यूब लिख दीजिए ना, तो क्या दिक्कत है। 1/4π ε0 2p/r का क्यूब, दैट विल बी योर आंसर। अब दो फॉर्मूला आ गया ना, एक ये वाला एक ये वाला। आसान ये लग रहा है, ये भारी लग रहा है, कौन सा किसको कब यूज़ करना है, तो देखो ज़रा ध्यान से इसको नोट में रख लेना। एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। अगर मान लो खास के सीबीएसई वालों के लिए, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन पूछता है इससे 6 नंबर में बड़ा सा, लेकिन बिहार बोर्ड नहीं पूछता। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपको आया और A और R दोनों, A और R दोनों अगर सेम यूनिट में रहा, दोनों सेंटीमीटर में है या दोनों मिलीमीटर में है, दोनों मीटर में अगर है, तो इन दैट केस आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है कि इफ R एंड A बोथ हैव सेम यूनिट, बोथ हैव सेम यूनिट, देन A इज नॉट इग्नोर्ड, A को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये पहला पॉइंट हो गया आपका नोट का। ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा जब A को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इफ R एंड A हैव डिफरेंट यूनिट्स, देन A कैन बी इग्नोर्ड, A कैन बी इग्नोर्ड, A को इग्नोर किया जा सकता है। मतलब ये वाला है ना, आपको R क्या दिया रहेगा सेंटीमीटर में, A दिया रहेगा मिलीमीटर में, उस केस में इग्नोर कर दो, सीधा सीधा ये लगा दो। अब कौन सा केस ज़्यादा आएगा, तो तुमको भैया ये वाला केस ज़्यादा आएगा। 99% चांसेस है कि ये इग्नोर ही करना पड़ेगा, फॉर्मूला ये वाला ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे की तरफ, पढ़ते हैं इक्वेटोरियल लाइन में पॉइंट में क्या करते हैं। हाँ, तो अब जो गाइज आपका अगला पॉइंट है वो है इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट क्या कह रहा है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट या फिर ऐसे लिखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा लिखता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। नाउ इक्वेटोरियल पॉइंट को कभी कभी ना ब्रॉड ऑन पॉइंट भी कहता है, ब्रॉड ऑन
पोजीशन, ठीक है, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले एक डाइपोल बना लीजिए, ये डाइपोल, ठीक, तो जाहिर सी बात है एक माइनस क्यू चार्ज लेगा, एक प्लस क्यू चार्ज लेगा, और क्या क्या चीज़ें थी, तो इसके बीच का डिस्टेंस था 2a, और ये अगर सेंटर हुआ तो यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक अगेन a, ये पॉइंट मेरा O जो कि सेंटर पर। ठीक ना, इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, तो देखिए ये एक्सिस हुआ करता था ना, ये वाला, ठीक है, ये एक्सिस हुआ करता था, ये होता है इक्वेटर डाइपोल का, ये कहलाता है इक्वेटर। ऐसे इधर चाहे नीचे चाहे ऊपर, ये तो अगर इस पॉइंट पोजीशन पे कहीं पे भी पॉइंट रहे ना, ऊपर चाहे नीचे, तो उसको आप इक्वेटोरियल पॉइंट ही कहिएगा। चाहे ऊपर इस लाइन पर ऊपर या इस लाइन पर नीचे, इसको आप कहिएगा इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी इक्वेटोरियल पॉइंट कहिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर एक पॉइंट मान दे रहे हैं, ये पॉइंट है, अगेन इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। ठीक है, उस ए पॉइंट पर हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों डाइपोल की वजह से। तो और डिस्टेंस कितना आर, तो वो जो तामझाम हम लिखा था ना, वो फिर से इसमें सेम लिख दीजिएगा। ठीक है, कंसीडर अ डाइपोल ऑफ वो जो पूरा, ठीक है, बस एक्सिस वर्ड हटा करके इक्वेटोरियल वर्ड कर दीजिएगा, बाकी आप लोग समझदार हैं ही। तो ये डिस्टेंस ए है, ये वाला, ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस क्या होगा, या फिर ये डिस्टेंस क्या होगा, तो ज़रा सोचिए, ये 90 डिग्री ना, ऐसे। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये ए है, ये आर है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। इतना आप लोग समझदार हैं पहले से। ठीक है, चलिए अब इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी दो होगा ना, एक इसके वजह से और एक इसके वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं ए पॉइंट पर, पहले निकालते हैं माइनस क्यू वाले के वजह से। तो अगर माइनस क्यू वाले के वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा, फॉर्मूला तो भैया सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस में मॉड क्यू ले लो, और नीचे में डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस तो यही ना बाबू, ये डिस्टेंस ना, मतलब इस टर्म का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। स्क्वायर कर दो तो रूट खत्म हो गया, क्या बचा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा क्यू, नीचे में आया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर और रूट दोनों आपस में खत्म। डायरेक्शन किधर, तो डायरेक्शन देखो किधर होगा, ये नेगेटिव है और यहाँ कुछ नहीं रखा हुआ है, मतलब 1 कूलम का चार्ज अज्यूम कर लो, मान के चलो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा क्या हो गया, तो ये हो गया, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू की वजह से, फॉर्मूला ये, और दिशा अंदर की ओर, फॉर्मूला ये हो गया, दिशा हो गया अंदर की ओर। चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकालो ए पॉइंट पर ही, लेकिन इस बार निकालो प्लस क्यू के वजह से। तो अगेन फॉर्मूला क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मॉड में रखो क्यू और डिवाइड कर दो, सेम देखो यही ना होगा, ये वैल्यू सेम वैल्यू है ना, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कट छट करके क्या हो जाएगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रूट और स्क्वायर खत्म, तो क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर थोड़ा सा दिमाग होगा, दिख रहा होगा, तो ये देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम मान के चलते हैं कि ये मेरा ई है और तो ये भी मेरा ई हो गया, दोनों सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चल, और ई की वैल्यू समझ में आ गई कितनी है। हाँ, इसका दिशा क्या होगा बाबू, इसका जो दिशा लोगे, इसका दिशा क्या होगा, तो सोचो ज़रा फिर से, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इस बार तो वो धक्का देगा बाहर की तरफ, रिपेल करेगा, तो रिपेल इसी डायरेक्शन में करेगा, ऐसे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा प्लस क्यू के वजह से, ये वाला माइनस क्यू, ये वाला प्लस क्यू, दोनों के बीच में कुछ एंगल है, कितना एंगल है हमको नहीं मालूम,
कितना एंगल है ये हमको नहीं पता है। ठीक है, चलो क्या करें, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए अगर निकालेंगे ना, तो हमको क्या चाहिए, हमको दोनों का वेक्टर सम इस बार चाहिए। पिछली बार कहानी आसान थी, पिछली बार कहानी आसान इसलिए थी क्योंकि दोनों के बीच का एंगल था 180, तो 180 था तो हम लोग क्या किया, हम लोग सीधा सीधा उसको घटा दिया, है ना। वेक्टर सम ही, वहाँ भी वेक्टर सम ही किया था, लेकिन वहाँ पे वेक्टर सम आसान था क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट था। यहाँ पर वेक्टर सम जो है वो थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल कैसे है, तो देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, दोनों के बीच का दिशा हमको पता नहीं है, तो उसको कैसे किया जाए। तो सपोज करो कि ये एंगल मेरा है थीटा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो कि इसके पैरेलल है, देखो ये और ये पैरेलल है ना, तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, पूछो काहे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और ये अगर थीटा तो ये भी थीटा, अब पूछो ये थीटा का है, ये थीटा अगर है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से। आई बात समझ में। चलो अब सोचो यहाँ जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ना ये वाला, इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, तो इसको ऐसे तोड़ो। इस वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वैल्यू क्या थी, वैल्यू तो ई के ही बराबर है ना दोनों की, तो इसको अगर यहाँ तोड़ेंगे तो हम इसका कर सकते हैं ई कॉस थीटा, और इस दिशा में कर सकते हैं कितना, ई साइन थीटा। कौन सा तोड़ा है, नीचे वाला तोड़ा है। अब सोचो ऊपर वाले को तोड़ के, ऊपर वाला भी इधर जो आएगा वो आएगा ई कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ आ जाएगा कितना, ई साइन थीटा। अब दिमाग लगाओ, तो ये वाला ई साइन थीटा और ये वाला ई साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा, बचा क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, है ना। तो इस बात को यहाँ आपको लिखना पड़ेगा कि ई साइन थीटा, या फिर ऐसे लिख दीजिए वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल ही है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स, both the electric fields cancel out. Thus the net electric field can be given by क्या दिया जा सकता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका ए पॉइंट पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर, दैट विल बी इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू ई कॉस थीटा, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू ई कॉस थीटा। और ई की वैल्यू है क्या बच्चा मेरा, तो ई की वैल्यू यही ना है, कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इनटू में है कॉस थीटा। अब एक पंगा है कॉस थीटा का, देखो कॉस थीटा का पंगा कैसे जाएगा। अगर तुम ट्रायंगल देखोगे ना, यहाँ से देखो ये ट्रायंगल ऐसे, ये वाला, ठीक है, अगर ये ट्रायंगल देखोगे, ये कॉस थीटा तुम्हारा, कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब आधार बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण। तो इस कॉस थीटा की जगह पर अगर हम ए बाई इतना लिख दें तो क्या दिक्कत है। अगले स्टेप में क्या करोगे कि 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करो, और कॉस थीटा की जगह पे लिखो ए डिवाइड बाई ये टर्म, तो ए और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जरा ऊपर की बात करो, तो 2 इंटू ए इंटू क्यू क्या था, Q इंटू 2a, वो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P होता है ना, P होता है, याद रखना। और नीचे में क्या है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारा P सीधा सीधा, और नीचे में क्या आएगा, तो ये देखोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है, 1 है, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना है, 1/2 है। दोनों को जब बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हो जाएगा कितना, 3/2। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 हो गया।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस केस में भी इफ r मेरा बहुत बड़ा हो गया a से, r मेरा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो इस a को हम इग्नोर कर दें, अगर ये बचेगा r स्क्वायर का पावर 3/2, 2 और 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, डिवाइड कर दोगे r का क्यूब से, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो गाइज यहाँ से अगर देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जब एक्सियल पॉइंट वाला निकाला था ना, तो क्या आया था, एक्सियल पॉइंट वाले में क्या आया था, तो कुछ याद करो ज़रा। एक्सियल पॉइंट वाला जब निकाला था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था ना एक्सियल वाले में, एक्सियल वाले में आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r का क्यूब, एक्सियल वाले में। लेकिन इक्वाटोरियल वाले में क्या आया देखो, अगर इसी को इक्वाटोरियल वाले में देखें ना तो वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब ना। अब अगर सपोज करो तुम दोनों को डिवाइड करते हो, मान लिया जाए कि दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, अगर E एक्सियल करोगे ना डिवाइडेड बाई E इक्वाटोरियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब डिवाइड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r क्यूब ना। देखो कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 1/4 पाई ये पूरा गया, p से p गया, r क्यूब से r क्यूब गया, बचा क्या 2/1, 2/1। तो ये हमेशा याद रखोगे, याद ये रखोगे कि E एक्सियल बाई E इक्वाटोरियल की वैल्यू हमेशा होती है 2 डिवाइडेड बाई 1। अब देखो फ़ायदा कहाँ पर है इसका, फ़ायदा ये है कि मान लो कि तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड एक्सियल एंड इक्वाटोरियल बोथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सियल पॉइंट पे भी निकालना है और इक्वाटोरियल पॉइंट पे भी निकालना है। तो तुमको ये दोबारा फॉर्मूला इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं, तुम एक किसी का निकाल लो, चाहे एक्सियल का निकालो चाहे इक्वाटोरियल का निकालो, तुम्हारी मर्जी, उसको इस फॉर्मूला में लाके पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे, मान लो ये निकाले हो, अगर ये निकाले हो इसको पुट कर दो, फिर इसको वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक्सियल वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 2 बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार में ही काम ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, हाँ तो गाइज आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो एक्सियल पॉइंट पढ़ लिया और इक्वाटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ये पढ़ लिया, राइट। इसके बाद जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, वो तीसरा वाला पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, कौन सा डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एट एनी रैंडम पॉइंट, चलो लास्ट ईयर का एक किस्सा याद आ रहा है। किस्सा ये है कि पिछले साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार बोर्ड में पूछा ये गया था कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, लास्ट ईयर क्या इसी साल जो अभी एग्ज़ाम हुआ है फरवरी में, क्वेश्चन था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट लिखा हुआ था, रैंडम वर्ड यूज़ नहीं किया था बिहार बोर्ड ने। रैंडम का मतलब होता है कोई भी पॉइंट, ठीक है। तो वो बच्चा जो था, उस बच्चे ने क्वेश्चन छोड़ दिया, 6 नंबर वाला क्वेश्चन था। फिर बच्चा फ़ोन किया हमको फिजिक्स के एग्ज़ाम के बाद, फ़ोन करके बोलता है सर ये तो आप पढ़ाई भी नहीं किया, आप तो गलत पढ़ा दिया। खैर मेरा गलती नहीं है, रैंडम पॉइंट लिखा रहे या एनी पॉइंट लिखा रहे, बात तो बराबर होती है ना। खैर नो कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सो सपोज कीजिए कि कल हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से ये मेरा डाइपोल था, ये -q, ये +q, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2a था, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हम कहा था कि इस लाइन को आगे या पीछे बढ़ा दीजिए, तो कहिएगा एक्सियल पॉइंट, बोलिए हाँ। इस लाइन को आगे पीछे बढ़ा दीजिए,
क्या बोलिएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई रैंडम पॉइंट है यहाँ पर। अब ये पॉइंट जो है वो ना ही एक्सिस पर और ना ही इक्वेटर पर, कहीं पर भी है, ठीक है। चलिए उस पॉइंट का कुछ नाम दे दिया जाए, नाम दे दो के, नाम क्या दे दो, के दे दो, ठीक है। चलो उस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ से इस लाइन को कर दो ज्वाइन और इस एंगल को कह दो थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो कंसीडर अ डाइपोल having charges plus minus q and distance between them 2a, डिस्टेंस कितना 2a, ठीक। we have to find electric field at a point which is r distance from the center making an angle theta, making an angle theta। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक और थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। थीटा एंगल किसके साथ बना रहा है, तो थीटा एंगल देखो किसके साथ बना रहा है। अगर इस डाइपोल की हम बात करें तो डाइपोल हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो डाइपोल का डायरेक्शन ये होगा, राइट। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा ना, ऐसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, दिस वन, दैट इज द डायरेक्शन फॉर डाइपोल मोमेंट। तो ये जो थीटा बना रहा है ना विथ डाइपोल मोमेंट, किसके साथ बना रहा है, विथ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। नाम है पॉइंट का के। इस पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलो ये बात तो समझ में आ गई। बोर्डवेल छोटा है भाई, क्या करें, गरीब आदमी छोटे बोर्ड पे पढ़ा रहा है, गरीब टीचर। यहाँ से कैसे निकालेंगे, वहाँ पर ध्यान से देखो, इस बात को समझना। पॉइंट बड़ा अच्छा सा है कि अगर तुम यहाँ देखोगे ना तो एक डाइपोल मोमेंट है तुमको इस दिशा में, किस दिशा में, माइनस क्यू से प्लस क्यू के दिशा में डाइपोल मोमेंट है, और हम कह रहे हैं कि यहाँ एंगल थीटा है। तो इस डाइपोल मोमेंट का अगर एक कंपोनेंट हम बना दें इस दिशा में और इसका नाम दे दें पी कॉस थीटा, तो क्या दिक्कत है। हम एक डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट ले लिया, याद होगा जिधर थीटा रहता है उधर कॉस ले लिया जाता है, तो उधर एक कंपोनेंट हो जाएगा, इस पी का नाम हो जाएगा पी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें जो कि 90 डिग्री ऐसे है, अगर ये वेक्टर है देखो ऐसा ही है, ये P है तो ये P cos थीटा और ये हो जाएगा P sin थीटा, है ना। बचपन में पढ़े थे, बचपन में कब, 11th में, वेक्टर में। ये P है तो ये P cos थीटा, ये P sin थीटा, वही चीज़ है। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा P sin थीटा। बोलो कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपत्ति हो भी गई तो नंबर है ये, कॉल कर लोगे, क्या दिक्कत है। चलो तो ये P है मेरा लाल वाला, हरा वाला P cos थीटा और ब्लू वाला P sin थीटा, ठीक है। चलो अब ज़रा कुछ अजम्पशंस करते हैं। अजम्पशंस देखो क्या कर रहे हैं हम, देख ये रहे हैं कि यहाँ पर इस दिशा में एक मेरा डाइपोल मोमेंट है, उस डाइपोल मोमेंट का नाम है P cos थीटा। तो ये P cos थीटा कहाँ से आया होगा, तो हम मान के चलते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ होगा कुछ ऐसे। सपोज करो कि ये नाम है A और ये नाम इसका B, तो इसको अगर हम कह दें A डैश B डैश, तो क्या दिक्कत है, A डैश B डैश, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। A डैश B डैश का कोई इमेजिनरी डाइपोल होगा जिसका डाइपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। A डैश B डैश नाम का
वो डाइपोल होगा, इमेजिन कर दिया, जिसका डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा। ठीक है, अब सोचो p, ये जो a डैश b डैश है, इसके वजह से तो ये k पॉइंट एक्सियल पॉइंट लग रहा है ना, उसी के एक्सिस पर है, देखो है ना, एक्सिस पर है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, कहाँ पर, k पॉइंट पर, किसके वजह से निकाल रहे हैं, तो a डैश b डैश के वजह से अगर निकाल दें, तो याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सियल पॉइंट पर था उसका फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आया था 2p डिवाइडेड बाई r का क्यूब। और r कौन सा डिस्टेंस होता है, तो r डिस्टेंस होता है सेंटर से लेके यहाँ तक का दूरी, तो सेंटर से यहाँ तक का दूरी यही ना r है, r का क्यूब। और यहाँ p देखो, तो p कौन सा यूज़ करेंगे, p cos थीटा, तो यहाँ p cos थीटा लिखाएगा। जो इस a डैश b डैश का डाइपोल मोमेंट कितना है, p cos थीटा है ना, तो p cos थीटा लिखा गया। हाँ, डायरेक्शन किधर होगा इसका, तो डायरेक्शन याद करो, डायरेक्शन अगर तुम्हारा एक्सियल होता है ना, देखो अगर एक्सियल होता है ऐसे, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, यहाँ पॉइंट पर निकाल रहे हो ए पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका तो वैल्यू निकाल दिया था हम, कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। इसका दिशा कहाँ होता है, तो दिशा हमेशा याद रखोगे ऐसा होता है, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बाहर निकलता हुआ, ठीक है, हमेशा बाहर निकलता हुआ, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि p के ही डायरेक्शन में, p भी तो ऐसे ही होता है ना, ऐसा, तो या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो का होगा वो p के ही दिशा में होगा, बाहर की तरफ, कब, एक्सियल पॉइंट रहेगा तब। तो यहाँ पर भी एक्सियल पॉइंट है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसका, a डैश b डैश की वजह से, ठीक। अब सोचो, अब जरा इसकी बात करो, ये इधर वाला जो है p sin थीटा, इसको भी तो एक डाइपोल मान सकते हैं ना, ऐसे मान लो कि एक डाइपोल यहाँ पर इमेजिनरी डाइपोल मानना है, मान लो इमेजिनरी डाइपोल, ये a डबल डैश b डबल डैश। अब सोचो जरा इसको देखो, मान लिया कि एक इमेजिनरी डाइपोल है, नाम हो गया a डबल डैश b डबल डैश, और इसका डाइपोल मोमेंट है p sin थीटा। लेकिन इसके लिए अगर देखोगे ना, तो सेंटर से ये इक्वेटर वाला लाइन हो गया ना, इसके लिए तो ये इक्वेटर वाला लाइन हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पर निकालें इस बार a डबल डैश b डबल डैश के लिए, तो ये कितना निकलेगा, इक्वेटर वाला फॉर्मूला, इसमें सिर्फ p था, यहाँ पर r³ था, लेकिन p नहीं यूज़ करके p sin थीटा यूज़ करेंगे ऐसे। और इसका दिशा कहाँ होता है, ध्यान दो, ये इक्वाटोरियल वाला पॉइंट ऐसे ऐसे, यही था ना। अगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये ऐसे, ये p का डायरेक्शन, p का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा p के उल्टा होता है, याद रखना, इस वाले में p के ही दिशा में, इस वाले में p का उल्टा होता है हमेशा। तो अगर p ऐसे है, ये इधर है, तो ये ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका हो गया, a डबल डैश b डबल डैश का, है ना। k पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक ये वाला, एक ये वाला, इसका दिशा कहाँ, ऐसे, और इसका दिशा कहाँ, ऐसे, दोनों के बीच का एंगल देखोगे तो 90 हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो अगर किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, वेक्टर सम करना, क्या करना है, वेक्टर सम करना। तो वेक्टर सम कर लो यहाँ पर। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट k पॉइंट, दैट विल बी ek, and that should be equal to ek a dash b dash plus ek a डबल डैश b डबल डैश, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। अब रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो रिजल्टेंट का तो तरीका याद ही होगा, ऐसे ही करके ना, ये हो जाएगा ek, कौन सा, a डैश b डैश, इसका स्क्वायर प्लस ek a डबल डैश b डबल डैश, इसका भी स्क्वायर, 2 इंटू ek a डैश b डैश वाला, ek a डबल डैश b डबल डैश वाला, और cos कितना, तो 90, cos 90 सब जानता है कि 0 होता है, उसकी कहानी खत्म। आपका रिजल्टेंट जो बच रहा है वो क्या बच रहा है भैया, रूट अंडर इस टर्म का स्क्वायर प्लस इस टर्म का स्क्वायर कर दो, तो 1/√2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यूब अगेन इसका होल स्क्वायर ई के शुड बी इक्वल टू, क्या करें तो देखोगे अगर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब इसका स्क्वायर करके बाहर निकाल दो, तुम्हारे पास क्या बचा, ये 2 का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बचता है साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे टर्म को बाहर निकाल लो तो ई के कितना हो जाएगा, ई के विल बी इक्वल टू हाउ मच, ई के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर p बाई आर क्यूब बाहर, यहाँ क्या बचता है देखो ये रूट के अंदर बचा है, और ज़रा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो अगर 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिक्कत है, यहाँ 4 कॉस स्क्वायर था, 4 में से 3 अलग कर लिया, 1 अलग कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, फ़ायदा ज़रूर है। फ़ायदा ये है कि इस चीज़ को तुम 1 लिख सकते हो। आंसर क्या होगा, ई के विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर का क्यूब रूट अंडर के अंदर बचा 3 कॉस स्क्वायर थीटा -1 +1। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया एक डाइपोल के वजह से किसी भी रैंडम पॉइंट पर, कहीं पर भी, ये पॉइंट यहाँ माना है ना, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, यहाँ मान लो, कहीं भी मान लो, बस एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर नहीं मानना, ठीक है। हाँ, यहाँ से निकाल ज़रूर सकते हो। सोचो ये डाइपोल ऐसे रखा हुआ, पॉइंट यहाँ पर, अब सोचो ये पॉइंट को, इस पॉइंट को धीरे धीरे गिराते 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 ऐसे कर दो, जब ऐसे कर दोगे तो ये एक्सियल पॉइंट बन जाएगा ना, तो एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा की वैल्यू कितनी, 0, ज़रा थीटा 0 यहाँ पुट कर लो। जैसे ही यहाँ थीटा को 0 पुट करोगे ना तो cos 0 कितना होता है, 1, 3 × 1 3, 3 + 1 4 हो गया, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 यहाँ आ जाएगा, आ गया एक्सियल वाला फॉर्मूला, 1/4 पाई 2p बाई आर क्यूब। इक्वेटोरियल चेक करो, ये के पॉइंट है ना, ऐसे में ये बढ़ाते बढ़ाते ऐसे खड़ा कर दो इसको ऐसे, तो एंगल कितना 90 हो गया ना, यहाँ 90 पुट करो, cos 90 पुट करोगे अगर तो cos 90 0, तो ये पूरा टर्म 0, क्या बचा, 1 बचा, 1 अगर बचा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, दैट इज योर आंसर। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हुआ किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए, किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कहीं भी रहेगा तो। हाँ, स्पेशल केस है, थीटा की वैल्यू 0 तो वो एक्सियल, थीटा की वैल्यू 90 तो वो इक्वेटोरियल, करेक्ट। चलिए आगे, तो गाइस डाइपोल से रिलेटेड सबसे लास्ट टॉपिक यही वाला है कि एक डाइपोल में टॉर्क कितना लगता है। टॉर्क अगर 11th क्लास याद होगा तो टॉर्क आपने 11th में पढ़ रखा है। हाँ, डाइपोल पर टॉर्क कब लगता है, वो तभी लगता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहे। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को हम रख दें तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब 11th क्लास जिन्होंने नहीं पढ़ा है या क्लियर नहीं है, तो टॉर्क का मतलब होता है रोटेटिंग फोर्स, ठीक है। टॉर्क का मतलब सिंपल इतना समझो कि एक ऐसा फोर्स जिसके वजह से एक रोटेटिंग इफेक्ट पैदा हो जाए। जैसे जहाँ तुम बैठे हुए हो घर पे, पंखे की तरफ देखो, पंखा घूम रहा, तो किसी ना किसी फोर्स के वजह से घूम रहा होगा। वो फोर्स का जो इफेक्ट पैदा होता है ना, दैट इफेक्ट इज रोटेटिंग इफेक्ट, राइट, एंड दैट इज वाई दैट विल बी कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। या फिर सरल भाषा में ऐसे समझो कि रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह टॉर्क यूज करते हैं, बस। ना टॉर्क होता क्या है, कैसे लगेगा, ज़रा ध्यान से देखोगे। सपोज करो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये स्ट्रेट लाइन बना रहे ना, इसका ये मतलब होगा कि ये वाला हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये वाला हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए एक लीनियर टाइप का ऐसे सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिला है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान के चलो कि ई है, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो कि ई है, मानने में मेरा क्या जा रहा है, मान लिया। सपोज करो कि यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ऐसा क्या रखा हुआ है, एक डाइपोल रखा हुआ है ऐसा, ये रहा -q, और मान लो कि ये है चार्ज +q,
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कहोगे 2a। ये मेरा सेंटर हो गया तो ये a होगा, ये a होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक डाइपोल मोमेंट भी इसके पास होगा जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे जाएगा, डाइपोल मोमेंट p। और ये जो p एंगल बना रहा है ना, वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। क्या लिखोगे? कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर present, and in that a dipole is kept, in that a dipole is kept, making an angle theta with the electric field, with the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रखा है उसने? तो थीटा एंगल बना के रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चल सो यहाँ से कुछ बातें, क्या बातें? तो कुछ बातें देखो। पहली बात क्या, इस चार्ज को ध्यान से देखना और इस चार्ज को ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज रखा हुआ है ना, तो इस पर एक फोर्स लग जाएगा। हमेशा कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की वैल्यू क्या थी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स बराबर होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी। तो अगर इस वाले चार्ज की बात करें तो जो फोर्स लगेगा वो क्या? माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। यहाँ माइनस साइन, माइनस साइन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के उल्टा लगेगा फोर्स। यहाँ माइनस साइन है ना, तो जिधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कुछ ऐसा। फोर्स का वैल्यू कितना होगा? तो Q इंटू ई होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस साइन बस इतना शो कर रहा है कि इधर लगेगा। वैल्यू विल बी दिस ओनली, Q इंटू ई। नाउ इस चार्ज की बात करो, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी Q इंटू ई। ये तो इतना ही होगा, ये पॉजिटिव है ना Q, तो Q इंटू ई। और अगर पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही फोर्स, ये डायरेक्शन हो गया। तो इस डाइपोल पर दो फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। अब सोचो तो ज़रा, तुम्हारे पास एक डाइपोल है ऐसा, ठीक है, ऐसा डाइपोल, ठीक। अब सोचो तुम इस पॉइंट को इधर खींच रहे हो और इस पॉइंट को इधर खींच रहे हो, यहाँ से फिक्स्ड है ऐसे, तो ये घूमेगा नहीं, ये घूमेगा ना ऐसा, ये घूम जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। ये जो घूमा ना, इसके घूमा नहीं, गिर गया। ये जो ऐसे घूमा ना, ये ऐसे किसके वजह से घूमा? टॉर्क के वजह से घूमा। ये जो फोर्स था, दोनों फोर्स मिल करके उसको घुमा दिया ऐसे। दिस इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक। तो देयर विल बी अ टर्निंग इफेक्ट, राइट, ठीक है, घूमेगा ये। तो इस चीज को ऐसे लिख लो, both these forces are equal in magnitude but are in opposite direction, are in opposite direction, correct, direction will be opposite, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कभी भी ऐसा होता है ना कि अगर एक ही बॉडी पर दो फोर्स लग रहा हो और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो और दोनों सेंटर पे नहीं लग रहा, सेंटर पे नहीं लग रहा, अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है। जैसे ये देखो, ऐसे एक यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, ऐसे ऐसे, एक इधर एक इधर, ठीक है। ये क्या करेगा? घुमा देगा। इस फोर्स का नाम है, इन दोनों फोर्स को अगर कंबाइन करके बोले ना तो हम यहाँ बोल सकते हैं दिस कैन बी कॉल्ड अ कपल, दिस कैन बी कॉल्ड अ कपल। कपल कौन सा? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, तो वही मान लो, जैसे समझ में आवे। एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ,
दोनों फोर्स को साथ में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, एक कपल लग रहा है इस पर। और कपल जब भी कपल लगेगा तो ये रोटेट करेगा टॉर्क आएगा। कपल एंड दिस कपल प्रोड्यूसेस a turning effect on the dipole called torque। क्या बोलेंगे उसको, टॉर्क बोलेंगे, या टॉर्क का एक और नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो अगर मान लीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलेगा तो ऐसा नहीं है कि सर ने नहीं बताया था, सर गधे हैं, ऐसा मत बोलिएगा। टॉर्क को ही मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और टॉर्क प्रोड्यूस करने के वजह से ये क्या करेगा, घूम जाएगा। ये कुछ ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमा पूरा। अब इस टॉर्क की एक वैल्यू होती है, ठीक है। देखो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, कैसे निकलती है। टॉर्क की एक वैल्यू होती है, और देखो वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वैल्यू कुछ ऐसे निकलती है। टॉर्क बराबर हमेशा होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर, यही ना मेरा डाइपोल है, यही ना एक फोर्स है, यही ना दूसरा फोर्स है, ये मान लो एक फोर्स, ये मान लो दूसरा फोर्स। अब दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही ना है, देखो तो इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस यही ना होगा, ये वाला। बोलो, अगर ये एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में थीटा, ये दिया हुआ है 2a, तुमको ये निकालना है। अगर ज़रा साइन थीटा इस्तेमाल करो तो, ज़रा साइन थीटा इस्तेमाल करो तो साइन थीटा बराबर क्या, इसको h मान लो, ठीक है, फिलहाल के लिए h मान लो। तो साइन थीटा बराबर होता है h बाई ये 2a, लंब बाई कर्ण, तो लंब ये कर्ण ये, तो h कितना हो जाएगा बाबू, 2a इंटू साइन थीटा, यही ना हो जाएगा। यहाँ पुट कर दो, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स यहाँ, और फोर्स की वैल्यू थी कितनी भैया, फोर्स की वैल्यू थी Q इंटू ई, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पर 2a साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से ये इसको देखो ज़रा, ये देखा देखा लग रहा है, कौन सा, ये वाला Q इंटू 2a, Q इंटू 2a को एक साथ लिख दो, बचा तुम्हारे पास E साइन थीटा, और ये देखो ना ज़रा, ये है क्या, ये P था ना डाइपोल मोमेंट, ये हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। यही आया टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू आया P इंटू ई इंटू साइन थीटा। और अगर इसी टॉर्क को आप वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, कुछ ऐसा। P E साइन थीटा को आप P क्रॉस E भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये था टॉर्क, जो आएगा कब, ये तभी आएगा जब आपका डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहे तब। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म पहन के आए, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, वो चेंज नहीं करे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर रही। तो एक बात बताइए, अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता, जिसकी वैल्यू चेंज करते रहते तो क्या होता। अब सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज कर रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो क्या होगा, फोर्सेस जो लगेंगे इस पर, फोर्सेस तो उस केस में भी लगेंगे, लेकिन ये दोनों फोर्सेस आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा होगा कोई कम होगा। तो डाइपोल जो आपका होगा वो फोर्स ज़रूर एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसके वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, या आ भी सकता है, हो भी सकता है ये ज़्यादा हो जाए ये कम हो जाए, तो ये कभी ऐसे घूमेगा कभी ऐसे घूमेगा, कभी नहीं घूमेगा, कभी आगे चला जाएगा कभी पीछे चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किस टाइप का है,
ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है अगर तो वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इंक्रीज करेगा, अगर ज़्यादा होगा इंक्रीज करेगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, यहाँ ज़्यादा है। मान लीजिए डिक्रीज करेगा तो ये कम एक्सपीरियंस करेगा, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो उस केस में आपका डाइपोल जो होगा ना वो कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसे घूमेगा भी, आगे भी चला जाएगा। तो खैर वो आपको नहीं पढ़ना। खैर इतनी बात हो सकती है कि समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब यहाँ के बाद आपको 1-2 लेक्चर्स और बचेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बचेगा, गॉस थ्योरम बचेगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तब तक के लिए घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।